सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है रीतिकाल के नामकरण की समस्या। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था रीतिकाल की परिस्थितियाँ। उससे पहले हम रीतिकाल की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड उसके बारे में जाना था। अब रीतिकाल की पृष्ठभूमि को जाना, रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में जाना। आज हम अगले विषय पर आते हैं, रीतिकाल के नामकरण की समस्या। रीतिकाल के नामकरण की समस्या को समझने से पहले हमने ये समझना है कि वास्तव में नामकरण की समस्या क्या होती है। उदाहरण के तौर पे जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके नामकरण करने के लिए एक समस्या पैदा हो जाती है। कुछ परिवार के जो लोग हैं वो अपने अपने मतानुसार, अपने अपनी रुचियों के अनुसार जो उनको अच्छा लगता है वो नाम सुझाने लग जाते हैं। कुछ जो जन्म कुंडली बनवाते हैं उसके अनुसार रखवाते हैं। किसी को कोई और नाम अच्छा लगता है, किसी को कोई और नाम अच्छा लगता है। इस तरह से एक बच्चे के नामकरण की समस्या पैदा हो जाती है। इसी को नामकरण की समस्या कहते हैं। अब जब कोई साहित्य है, हिंदी साहित्य के इतिहास है या कोई या किसी अंग्रेजी साहित्य के इतिहास है, तो उसको नाम देने में समस्या का सामना करना पड़ता है। अब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके नामकरण में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आई, उन सब का अध्ययन करेंगे आज के प्रश्न में। तो जिस तरह हमने देखा था कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को कई विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए थे। कोई उसको वीरगाथा काल कह रहा था, कोई आदिकाल कह रहा था, ठीक है। तो वैसी ही समस्या रीतिकाल के नामकरण में भी आई। वास्तव में किसी भी काल का नामकरण करने के लिए दो बातों पर ध्यान दिया जाता है। दो मुख्य बिंदु हैं, या तो उस काल विशेष की मुख्य प्रवृत्ति, यानी जो काल विशेष है उसमें उसकी मुख्य विशेषता क्या है, यानी उस पर्टिकुलर काल में, उस विशेष काल में एक क्या खास बात रही। यानी कि भाई सारे कवि देशभक्ति की लिख रहे हैं, श्रृंगार की रचनाएं लिख रहे हैं, या किस तरह की रचनाएं लिख रहे हैं, यानी कि उसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या है उस काल की। तो साहित्यकार क्या करते हैं, उस काल की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर अपने अपने हिसाब से उस काल विशेष का नाम दे देते हैं। तो किसी काल के नामकरण का जो पहला आधार है वो है उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख विशेषताएं। और दूसरा जो आधार है वो है कोई रचनाकार है उसकी कृतित्व के आधार पे, यानी कि बहुत से जो विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो किस आधार पे लिखी हैं, उनका मुख्य विषय क्या है, यानी कृतित्व के आधार पे और प्रवृत्ति के आधार पे। ये दो हमारे सामने नामकरण के आधार स्पष्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि रीतिकाल का नामकरण करते समय विद्वानों ने कृतित्व को आधार बनाया या प्रवृत्ति को आधार बनाया या कोई और। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम रीतिकाल की जो नामकरण की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। और रीतिकाल के नामकरण की समस्या को आप ऐसे समझ सकते हैं कि रीतिकाल के किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए। मतलब ये है, सीधा सा प्रश्न है कि रीतिकाल के नाम बताने हैं हमने कि किन विद्वानों ने उनको क्या क्या नाम दिए हैं। और जब बहुत से विद्वान अलग अलग नाम बताएंगे तो सीधी सी बात है वो एक समस्या है नामकरण की। तो अब हम
रीतिकाल के नामकरण की समस्या को ध्यान में रखते हुए रीतिकाल का किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया उस उस पर विचार करते हैं। ठीक है, तो जो निम्नलिखित बिंदु हैं अब जो आने वाले पॉइंट हैं वो आपने ध्यान से सुनने हैं और हमें पता लग जाएगा कि रीतिकाल के कौन कौन से नाम हैं, जिसके कारण हमें रीतिकाल के नामकरण की समस्या का अपने आप ही पता चल जाएगा। इस काल का जो पहला नाम है वो है अलंकृत काल। अलंकृत काल, जो मिश्र बंधु थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा। अलंकृत काल का मतलब यह है जिस काल में अलंकारों की प्रधानता रही हो। मिश्र बंधुओं ने कहा कि जो इस काल में कविताएं लिखी गई उनमें साज सज्जा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। साज सज्जा मतलब सजावट, यानी कविता को कल्पना के द्वारा, छंद अलंकारों के द्वारा सुंदर बनाना। तो उन्होंने इस काल को अलंकृत काल कहा। उन्होंने इस बात के लिए आचार्य केशवदास का एक दोहे को प्रमाण के रूप में लिया, एक दोहे को के ऊपर को आधार बनाया, जिसमें उन्होंने कहा था, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मिथ। इस दोहे को आधार बनाकर मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा। अब ये अलंकृत काल पूरी तरह से युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। कैसे? क्योंकि आधुनिक काल, आदिकाल में भी जो रचनाएं लिखी गई उनमें विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने अलंकारों का प्रयोग किया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पर्टिकुलर विशेष रूप से रीतिकाल में ही अलंकारों का प्रयोग हुआ हो, ये तो पहले भी हुआ है। ठीक है, और ऐसी बात भी नहीं है कि केवल अलंकारों का ही प्रयोग हुआ हो। छंद, रस, बीम, पुंस, काफ़ी सभी जो काव्य के जो अंग हैं उनका प्रयोग हुआ है। अतः इस काल को अलंकृत काल कहना पूरी तरह से समीचीन नहीं है। दूसरा नाम है श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहा। उनके अनुसार इस काल में श्रृंगार की प्रवृत्ति ज़्यादा रही। अब हम देख सकते हैं कि जो श्रृंगार है उसके कई भाव होते हैं। आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, विभाव, सारे गुण आते हैं। अब इस काल में जो श्रृंगार की प्रवृत्ति है वो हुई जरूर है, परंतु श्रृंगार काल कहना भी अपने आप में पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इस काल में जो श्रृंगार का वर्णन हुआ है उसमें श्रृंगार के जो मूल सारे अंग हैं उन सब का वर्णन नहीं हुआ है। अब श्रृंगार, जैसे अब हम रसों में पढ़ेंगे कि श्रृंगार रस है, उसके स्थायी भाव, फिर स्थायी भाव में आलंबन, विभाव, अनुभाव, ठीक है, संचारी भाव, उद्दीपन, आलंबन, ये सारे भाव, इनका पूरी तरह से वर्णन नहीं हुआ है इस श्रृंगार में। हाँ, ये बात ठीक है कि श्रृंगार प्रधान तो था ये काल, लेकिन श्रृंगार के सारे गुणों का, सांग उपांग, सबका मतलब उसका पूरी तरह से वर्णन नहीं हुआ है। फिर भूषण जैसे वीर रस के कवि भी हुए इसी काल में, तो इसका वीर रस के कवि जब हुए हैं तो इसका मतलब इस काल को श्रृंगार काल, ओनली श्रृंगार काल, केवल श्रृंगार काल नाम देना ज़्यादा उचित नहीं है। ठीक है, क्योंकि श्रृंगार काल इस पूरे काल का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अगला नाम है हमारा कला काल। देखिए, आपको फिर बता रहा हूँ मैं, पहला जो काल था वो था, पहला काल कौन सा बताया मैंने आपको? अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने कहा। दूसरा काल बताया मैंने श्रृंगार काल, जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया। उन दोनों में क्या क्या कमियां थी वो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब अगला जो तीसरा नामकरण है वो है कला काल। आचार्य रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कला काल नाम दिया। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस काल में ये काल कला प्रधान था। यहाँ पर गीत संगीत, क्योंकि दरबारी संस्कृति थी, चित्रकारी, पेंटिंग, सब कलाकारी थी, और साहित्यकारों ने भी एक तरह से कुछ ना कुछ नया करने की उसमें सोची। लेकिन हम जानते हैं कि साहित्य जो होता है, लिटरेचर जो होता है, वो एक गंभीर
विषय होता है, कोई गंभीर लोग, विद्वान लोग, उनको बौद्धिक लोग उसको पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, उसका चिंतन और मनन करते हैं, उसके ऊपर मतलब टीका टिप्पणी करते हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, कोई सा भी काल हो बेशक चाहे, या साहित्य है, उसमें उसमें कला के साथ साथ भाव पक्ष की भी प्रधानता होती है। और यही कमी रह गई हिंदी साहित्य के इन इतिहास में, जो ये विभिन्न काल हैं उसमें, खासकर रीतिकाल में भाव पक्ष की प्रधानता न के बराबर थी। क्योंकि जैसा कि भक्ति काल के अंदर है, भक्ति काल में भाव पक्ष पे बहुत जोर दिया गया। भक्ति काल में क्योंकि व्यक्ति ईश्वर के प्रति क्या भाव रखता है, जो सच्चा भक्त है वही उसमें रम के, भगवान की भक्ति में रम के तब अपनी कोई रचनाएं लिखता था। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने सट्टे मारे हैं, उन्होंने कल्पना कर ली, चलो जिसने भी करी, लेकिन कोई वो भगवान का भक्त है। उन्होंने फॉर्मेलिटी, औपचारिकता बिल्कुल नहीं करी भक्ति काल में। जैसा हम देखते हैं तुलसीदास ने, सूरदास ने, ऐसे कवियों ने, कबीरदास ने, सभी ने भगवान की भक्ति में रम कर, चाहे वो सैगुण रूप से हो या निर्गुण रूप से हो, किसी भी तरह से उसने उनमें अपने भक्ति को दूसरों के सामने प्रकट किया है। लेकिन रीतिकाल में भाव पक्ष की एकदम कमी दिखी, नितांत अभाव रहा भाव पक्ष का। इसमें श्रृंगार पर बहुत जोर दिया गया, श्रृंगार, अलंकार, यानी इन पे, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, आचार्य केशवदास की जो पंक्तियाँ थी, जदपि सुजाति सुलक्षणी वाला, यानी भूषण बिनु ने विराजे, कविता वनिता मित, यानी कविता हो, वनिता हो या मित्र हो, ये सब भूषण के बिना शोभा नहीं देते। तो यहाँ पर उसका जोर ज़्यादा रहा, भाव पक्ष की प्रधानता न के बराबर रही। अतः भाव पक्ष की प्रधानता न होने के कारण इस पूरे काल को कला पक्ष कह देना उचित नहीं है। क्योंकि कला पक्ष तभी अपने आप में पूर्णता प्रदान करता है जब पूरा काव्य भिन्न भिन्न साहित्यकारों द्वारा रचित काव्य कला और भाव दोनों से परिपूर्ण हो। यहाँ पर कला तो है, लेकिन वो कला भी श्रृंगार से जुड़ी हुई है, मनोरंजन से जुड़ी हुई है। वहाँ पर भाव पक्ष जो होता है वो कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं देता, मतलब मोस्टली ज़्यादातर जो उस भाव पर जोर नहीं दिया गया इन्होंने, ठीक है। अब बिहारी सतसई में भी छोटे छोटे दोहों के माध्यम से बिहारी ने यही कहने का प्रयास किया। तो जो रीतिकाल है वो कला पक्ष, यानी कि कला काल कहना भी रीतिकाल को अधिक उचित प्रतीत नहीं होता है। अब हमारे पास जो चौथा नाम आता है इसका नाम है रीतिकाल। आपकी दोहराई के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, रीतिकाल के नामकरण में पहला नाम आया था अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने दिया। दूसरा श्रृंगार काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। तीसरा कलाकाल, रसाल, जो कवि जिनका उपनाम है रमाशंकर शुक्ल रसाल, उन्होंने कलाकाल नाम दिया। और चौथा जो इस काल का नामकरण है वो है रीतिकाल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नाम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध और जानकार विद्वान हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। सबसे पहली बार उन्होंने एक वैज्ञानिक इतिहास लिखा, मतलब उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, मेहनत की, और उन्होंने फालतू जो कल्पना पर आधारित थे, जिनके बारे में अप्रमाणिक जानकारियाँ थी, वो सब अपने इतिहास से हटा दिए। उन्होंने हिंदी को छोड़कर बाकी सारी दूसरी भाषाओं का साहित्य, देसी बोलियों का साहित्य जो हमारे यहाँ जो हिंदी से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं, उन सबको हटाकर जो हिंदी साहित्य का एक सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित इतिहास लिखा, वो हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। आज हम हिंदी साहित्य के जिस इतिहास की बात करते हैं
वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया इतिहास ही है। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा है वो सारा, जो रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लिखा है वो उसी के ऊपर हम मतलब एक वो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं। और ये सारा जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं या ज़्यादातर जो भी बातें आती हैं वो सारी हिंदी साहित्य के इतिहास में समाहित हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास कौन सा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के रीतिकाल का नामकरण करते समय तत्कालीन परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि एक खास परिपाटी से चली हुई है एक, तो उन्होंने इस काल को रीतिकाल नाम देना अधिक समीचीन समझा। अब रीति के कई अध्ययन हैं, रीति के कई अर्थ होते हैं। अब आमतौर पे रीति का शाब्दिक अर्थ होता है पद्धति या शैली, ठीक है, पद्धति या। कुछ विद्वान कहते हैं कि विशिष्ट पद रचना या शैली को ही रीति कहा जाता है, लेकिन हिंदी में ये थोड़ा सा विस्तृत अर्थ में प्रयोग हुआ है, थोड़ा सा मतलब विस्तार से प्रयोग हुआ है। रीति के यहाँ कई अर्थ स्पष्ट होते हैं। जैसे रीति का मतलब एक तो हो गया शैली, एक रीति का मतलब हो गया काव्यांग निरूपण, काव्य के अंगों का निरूपण। काव्य के अंग जैसे रस, छंद, अलंकार, गुण, बिंब, शब्द, शक्ति आदि, इनके अंगों का अलग अलग से निरूपण करना। फिर एक होता है लक्षण ग्रंथों का निर्माण, लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण, यानी कि लक्षण ग्रंथ जिसमें नायक के लक्षण हो, नायिका के लक्षण हो, ठीक है। और लक्ष्य ग्रंथ मतलब जैसे मान लेते हैं भाई हमने किसी खास लक्षण पर कोई बुक लिखनी है तो लक्ष्य ग्रंथ हो गया। तो लक्षण ग्रंथ, लक्ष्य ग्रंथों का निर्माण, काव्यांग निरूपण, विशिष्ट पद रचना, इन सभी को एक पूरा जो एक ही काव्य में स्थान दिया, इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम से संबोधित किया। अब सभी नामकरणों की विवेचना करते हैं, उनका आपस में तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि इस रीतिकाल के अंतर्गत रीति परंपरा का पूर्ण निर्वहन हुआ है। अब रीति परंपरा यही है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। लक्षण ग्रंथों का जो निर्माण किया है ये कवि आचार्य कहलाते हैं। आचार्य केशवदास, आचार्य देव, आचार्य पद्माकर, आचार्य चिंतामणि आदि। तो इन्होंने पूर्ण निर्वहन किया है। विशिष्ट पद रचना यानी कि विशेष प्रकार की पदों की रचना की है। सारे एक ही परिपाटी में बंधे हुए थे। काव्यांगों का निरूपण हुआ है। लक्ष्य और लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी किया इन्होंने। तो इन सब को देखते हुए इस पूरे काल का नाम रीतिकाल सबसे उचित प्रतीत होता है। अतः हम रामचंद्र शुक्ल की बातों से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनकी बातों से सहमत होते हुए इस पूरे काल को रीतिकाल नाम देना अधिक समीचीन समझते हैं। अतः अब आपके सामने जो इसका निष्कर्ष ये निकला कि वैसे तो रीतिकाल में हर तरह की प्रवृत्ति विद्यमान रही। यहाँ पर श्रृंगार का बोलबाला रहा, अलंकारों का बोलबाला रहा और कला का बोलबाला रहा, परंतु लक्षण ग्रंथों का निर्माण और विशेष परिपाटी होने के कारण इन सारे जो बातें हैं ये एक रीति में समाहित हो जाती हैं। अतः इस काल को रीतिकाल कहना सबसे अधिक उचित है, ठीक है। और इसलिए ये रीतिकाल नाम ही सबसे अधिक समीचीन है। इसके अर्थ को स्पष्ट करता है। तो ये रीतिकाल की इनकी समस्या थी। नमस्कार।